आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी का ये विशेष बुलेटिन हम इस वक्त साथ लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर से कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। आज सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, और इसी कवायद के तहत एनडीए की एक बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। और इस एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर इस बुलेटिन में, खास बुलेटिन जो कि साथ लोक कल्याण मार्ग के बाहर से किया जा रहा है। एनडीए ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। अब जो औपचारिक प्रक्रिया है सरकार बनाने की वो पूरी हो गई है। 1.5 घंटे में ये एनडीए की बैठक चली। इस 1.5 घंटे की बैठक के दौरान एनडीए के तमाम नेता प्रधानमंत्री आवास में मौजूद थे, और वहां पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया 3 पैरा का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तीसरी विजय के लिए उनको बधाई दी गई और सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया। अब इसके बाद 7 जून को संसद के केंद्रीय कक्ष में यानी कि सेंट्रल हॉल में एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। इस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का यानी कि सांसदों का नेता चुना जाएगा, और उसके बाद 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। तो देखिए, देश की राजधानी नई दिल्ली में खासी गहमा गहमी है। आज एनडीए की बैठक थी, तो साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक की भी बैठक हुई। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। एनडीए में पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर है। ऐसी सूरत में एनडीए के तमाम घटक दलों का वजन बढ़ गया है। बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि वो अपने घटक दलों को अपने साथ रखे और उनकी मांगों को मानते हुए उन्हें नाराज भी ना होने दे। देखते हैं कि बीजेपी एनडीए की ये घटक दल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे सरकार चलाएंगे। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब तैयारी जारी है कि कैसे बनाई जाए नई सरकार, कैसे गठबंधन को साथ लेकर चला जाए और कैसे इसे मजबूत किया जाए। नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पार्टियां और नेता एक्शन में आ चुके हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत कई और बड़े नेता शामिल हैं। इस बार चुनावों से पहले बीजेपी ने तमाम कोशिश कर नीतीश के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को एनडीए में शामिल करवा लिया। जेडीयू को 12 तो टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, और एनडीए में बीजेपी के बाद ये दोनों सबसे बड़े घटक दल हैं। माना ये जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अपने लिए कुछ बड़ी मांग रख सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी कुछ बड़ी मांग रख सकती है। खबरों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष और 3 सांसदों पर एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। टीडीपी के 16 सांसद हैं, तो कम से कम 5 मंत्री पद। शिवसेना शिंदे गुट 2 मंत्री पद की मांग कर सकता है, जिसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद हो सकता है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे आगे होती है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी दलों को भी देखना होता है। ये भी देखना होगा कि बीजेपी अपने घटक दलों के आगे कितना झुकती है और कितनी उनकी मांगें मान लेती है। साथ ही साथ बीजेपी को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आगे जाकर कहीं उसके घटक दल किसी बात से नाराज ना हो जाएं। जेडीयू पहले भी एनडीए का हिस्सा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमेशा से रही है। नीतीश ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए के ही साथ है। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी।
जेडीयू नई सरकार में शामिल होगी? जेडीयू जन्म काल से ही एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल रही है। महत्वपूर्ण पद हम लोगों ने संभाले हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। कोई निमंत्रण मिलेगा, हम मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जाएंगे। हारे हुए नेताओं में स्मृति ईरानी को भी फिर से पद दिया जा सकता है। हालांकि कुछ पूर्व मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। एनडीए के पास बहुमत है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले 7 जून को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके साथ ही सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली। तो एनडीटीवी के प्रधानमंत्री आवास के सामने से इस खास बुलेटिन में हम अगली खबर आपके सामने रख रहे हैं और वो खबर ये है कि एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो चुनौती ये है कि बीजेपी किस तरह से एनडीए के बाकी घटक दलों को जो अभी साथ हैं उनको तो साथ रखे ही रखे, अपना कुनवे का भी विस्तार करे। ये समझने के लिए कि कैसे ये आगे बढ़ेगा, हम आपको एक वानगी देते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने 10 ऐसे छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों से बात की जो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है और उन्हें बीजेपी को और एनडीए को समर्थन देने के लिए राजी कर लिया है। प्लान समझिए बीजेपी का पूरा। बीजेपी और एनडीए ने हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन 2014 और 2019 से इस बार हालात बीजेपी के लिए थोड़े अलग हैं। पिछली दोनों बार बीजेपी को ही प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन इस बार वो बहुमत के आंकड़े से पीछे है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी है। इन हालात को देखते हुए कुछ चुनौतियां जरूर सामने हैं और ये चुनौतियां हैं घटक दलों को कैसे संभालेगी बीजेपी, नए मंत्रिमंडल में किसको कितनी जगह मिलेगी, नीतीश की जेडीयू से कितने मंत्री होंगे, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से कितने मंत्री होंगे, गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगे क्या प्लान होगा। इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से एनडीए को कोई खतरा नहीं है, लेकिन नजर अगले 5 साल पर है। पूरे 5 साल सरकार चलानी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वक्त के साथ हालात बदलते हैं। किसी का साथ छूटता है तो कोई नया साथी बनता है। बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, इसके उलट कोशिश होगी अपना कुनबा बढ़ाने की। अब सवाल ये कि बीजेपी क्या कर सकती है। जानकारों के मुताबिक 7 निर्दलीय सांसदों का समर्थन सरकार को मिल सकता है। इसके अलावा एनडीए के पुराने सदस्य आगे चलकर साथ आ सकते हैं। टीएमसी, डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। देश में इस वक्त राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। महाराष्ट्र पर नजर है, जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इंडिया गठबंधन से कोई साथ छोड़ देगा या एनडीए में किसी फूट की संभावना है, लेकिन राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे बारामती से जीत के आई सुप्रिया सुले ने क्या कहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर से एनडीटीवी का एक विशेष बुलेटिन आपके साथ। एनडीए की मीटिंग के साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक की बैठक भी चल रही है और ये बैठक दिल्ली में ही हो रही है। और इस बैठक के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है
कि ये जो चुनाव था इसके परिणाम आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी शिकस्त है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की निजी शिकस्त है। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, इसलिए ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इंडिया ब्लॉक की बैठक जो कि दिल्ली में चल रही है, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और एनडीए की भी साथ ही साथ बैठक चल रही थी जो कि अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। एनडीए की बैठक में सभी दलों का समर्थन दे दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। वहीं आज इंडिया ब्लॉक की बैठक से ये बड़ा बयान सामने आया है कि ये जो चुनाव था इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी और नैतिक शिकस्त हुई है। देखिए, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर से इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बारामती से शरद पवार की बिटिया सुप्रिया सुले जीत कर आई, तो उन्होंने क्या बात कही। बातचीत सुनिए हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ। हमारे साथ सुप्रिया सुले जी हैं। मैम, बहुत बहुत आपको जो चुनाव में आपकी जीत मिली उसके लिए, लेकिन कैसा था ये चुनाव? दुनिया ने तो देखा कि ये फैमिली फाइट है। दुनिया अभी जो चाहे सोच सकती है, मेरे लिए वो यूपीए वर्सेस एनडीए ही था। और जिस तरह से बारामती मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सब लोगों ने जो साथ दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभारी हूँ। कितना डिफिकल्ट था मतलब ये सास ननद के इस चुनाव प्रचार में प्रचार करना? नहीं, मैं तो 4 बार लड़ी हूँ। चारों बार मैंने कभी भी किसी जो मेरे विरोधी लड़े हैं उनके पर्सनल में तो कभी नहीं, चारों बार भी नहीं कहा। तो सामने कौन खड़ा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ती, मैं विचारों की लड़ाई है। हमने देखा कि ये जब ये परिवार में ये सब हुआ, फिर उसके उस समय भी आप अजीत दादा के लिए अच्छा ही बोल रही थी कि हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, मैं कभी भी मिलूंगी तो इस ढंग से मिलूंगी। क्या चुनाव प्रचार के दौरान कभी कोई दुविधा हुई दिल में कि नहीं अब तो ये मुझे लड़ना ही पड़ेगा? नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें रिश्ते कहाँ, रिश्ते एक तरफ और चुनाव एक तरफ। अब इस चुनाव के बाद ये क्या जनता ने तय कर दिया कि असली एनसीपी शरद पवार साहब के पास ही है? क्या जनता के इस फैसले पर मोहर लगा दी है? आप क्या मानती हैं? नहीं, वो तो पहले से ही था, क्योंकि पार्टी तो उन्होंने ही बनवाई, तो मेरे ख्याल से किसी के भी मन में दुविधा नहीं थी। तो हम सबके लिए सिर्फ दुख की बात एक है कि जिस आदमी ने पार्टी शुरू की, जिस तरह से गलत तरीके से उनसे पार्टी छीनी गई, ये गलत हुआ, नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई और जो उद्धव जी के साथ भी हुई, क्योंकि बाला साहब ने पार्टी शुरू की थी शिवसेना, और जब वो थे तभी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उद्धव जी को बनाया था, वो अधिकार उन्होंने उनको दिया था, और उसके बाद जिस गलत तरीके से उद्धव जी से भी जो अन्याय हुआ वो गलत ही था। तो अब तो जनता ने तय कर दिया ना? हाँ, जनता ने तो बिल्कुल, पहले भी सबके मन में वही था, लेकिन वो इलेक्शन के रिजल्ट में आपको दिख रहा है। अब जो वो सिंबल भी गया, नाम भी गया, क्या आप उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी या वो पास्ट का थिंग हो गया? नहीं, अभी लड़ाई तो चल ही रहेगी, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। महाराष्ट्र में अब जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल चालू, जिस दिन पूरा महाराष्ट्र का वोटिंग हुआ उसके 2 दिन बाद ही शुरू हुई। अगले हफ्ते हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स भी तय हो चुकी है। और वही चुनाव विधानसभा का तय करेगा असली महाराष्ट्र का वारिस कौन है? नहीं, वारिस का नहीं, ये सेवा है, वारिस थोड़ी है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी है कि किसी की माल ली। ये सरकार किसके लिए होती है? सरकार सेवा करने के लिए होती है, ये एंटाइटलमेंट नहीं है। लेकिन एनसीपी की वारिस तो आप रहेंगी ना, एनसीपी शरद पवार। नहीं, वारिस ऐसा नहीं होता, कोई मेरे फादर के शेर नहीं है। विरासत की वारिस? अरे विरासत ऐसे नहीं होती। अभी पवार साहब का हमेशा कहते हैं कि वो किसकी विरासत आगे चला रहे, तो वाई बी चौहान जी का और पवार साहब का कोई खून का तो रिश्ता है नहीं, वो विचारों का रिश्ता है। तो जो पवार साहब की विरासत विचार आगे चलाएगा वही वहाँ बैठ सकते हैं या काम आके लेके जाएगा। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे।
देश भर में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश हुई और ओले भी पड़ी। तो प्रधानमंत्री आवास के सामने से इस विशेष बुलेटिन में आज इतना ही। खबर पक्की में कल भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बनी रहिए एनडीटीवी।